हाय एवरीवन। इस क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब इसमें से वर्क, पावर और एनर्जी तीनों का जो डिफिनीशन है वो हम लोग जान चुके थे। वर्क और पावर का हमने इक्वेशन भी बताया आपको, इनके यूनिट्स भी डिस्कस किए हम लोग। और एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, मतलब द एनर्जी possessed बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब मूव कर रही है, तो उसमें मोशन होगा। और इस कंडीशन में जो एनर्जी है मोशन की वजह से बॉडी में, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। This energy is due to position or configuration. तो बॉडी के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration is called potential energy। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो तरह से हो सकता है, एक है पोजीशन की वजह से, दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो कब पोजीशन की वजह से होगा, कब कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा सा जान लिया जाए। तो इसे मिटा रहा हूं मैं। लेट अस सपोज एक बॉडी है विच इज एट ए हाइट ऑफ h यूनिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से जो है h हाइट पर कोई बॉडी है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट। यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। इफ यू आर कीपिंग ए बॉडी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट बॉडी इज नॉट मूविंग, ये बॉडी मूव तो कर नहीं रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। अब इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है ये जानने के लिए हमको ये निकालना होगा कि अगर ये सीधे जमीन के सरफेस की तरफ गिर रहा हो तो कितना वर्क करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सो इफ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द एनर्जी। तो अगर ये बॉडी नीचे गिरता है तो किस फोर्स की वजह से गिरेगा? अपने वेट की वजह से। कोई भी बॉडी नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ में टेंडेंसी है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचना, और ये किस फोर्स की वजह से होता है?
वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेट की वैल्यू mg है और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज mg इंटू h, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये याद रखना आपको, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस। लिख भी दे रहा हूं मैं, m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, तो ये तीन क्वांटिटी अगर मालूम हो तो इससे किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ बिहेवियरल एग्जांपल्स देखा जाए। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, अब मान लीजिए एक आदमी जो है इस ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर जो है यहां पर है और इसका हाइट मान लेते हैं हम लोग यहां से यहां तक h1 है, सेकंड फ्लोर यहां है और इसका हाइट मान लेते हैं h2, और क्लियर है कि सॉरी h2 इज ग्रेटर देन h1। तो अगर ये आदमी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाए और फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड फ्लोर कितना होगा, mgh, और ग्राउंड फ्लोर मतलब जमीन पर है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, mg इंटू 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट फ्लोर कितना होगा, mg, ये हाइट चढ़ गया वो ऊपर, h1 हो जाएगा, और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड फ्लोर कितना होगा, mgh2 होगा। अब देखिए h1 से ज्यादा अगर h2 है तो जाहिर सी बात है कि जब वो आदमी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर गया और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर गया तो धीरे धीरे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी का अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से हो रही है, जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी को मैंने वो भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी दो कारण से हो सकता है, एक है ड्यू टू पोजीशन और दूसरा है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ड्यू टू पोजीशन है उसी का केस हमने अभी ये डिस्कस किया, मतलब अर्थ के सरफेस से बॉडी का कितना हाइट है वो मालूम रहे आपको, बॉडी का मास मालूम रहे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ये हाइट मान लीजिए h है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
दूसरा हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये सरफेस हो गया, यहां एक रिजिड पॉइंट है जहां से एक स्प्रिंग कनेक्ट किया गया है ऐसे, और यहां एक बॉल लगा दिया गया है। अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं, इसको खींचते हैं, तो दूसरा सिचुएशन कैसा होगा? ये जो है स्ट्रेच हो गया, और अगर हम लोग यहां से छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे स्प्रिंग से कोई चीज बांध दिया है, ऐसे खींचे, जैसे ही छोड़ेंगे वापस आ जाएगा वो। क्यों वापस आ रहा है? वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जो है एक टर्म को मैं यहां बता दूं आपको कि कोई भी स्प्रिंग ऐसे अटैच्ड है, ये इसकी ओरिजिनल सिचुएशन हो गई, आगे इसको स्ट्रेच किया गया, ठीक है। ये स्ट्रेच करने से मान लीजिए x डिस्टेंस ये स्ट्रेच किया गया, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जो है इसको हम लोग पहले डिफाइन कर ले, इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी इज द property of a body by virtue of which it regains its original position। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी में अपना ओरिजिनल पोजीशन अटेन करने की टेंडेंसी होती है। खींचा गया, एक्सपेंड हो गया, स्ट्रेच हो गया, जैसे ही छोड़ेंगे वापस ही अपने जगह पर आ जाएगा। किस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है? इलास्टिसिटी की वजह से आ रहा है, ठीक है। और इस केस में जहां पर इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, तो आखिर वो आ रहा है वापस अपनी जगह पे, तो आएगा तो वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो उसमें एनर्जी है। और कौन सा एनर्जी होगा? तो इसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जहां भी किसी चीज को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, जैसे बो एंड एरो, धनुष बाण, तो जब बो को एरो लगा करके खींचा जाता है, तो उस समय उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, यही लिख देता हूं मैं। अब इसका कोई डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। के आपका ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, सॉरी एक्स आपका डिस्टेंस हो गया, के बोल रहा हूं मैं। x is the distance and k is called force constant। k को हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इसकी है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। x is the displacement। so the energy stored in a स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से एयर गन जो होता है उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है,
तो जब उसको कुक किया जाएगा शूट करने के लिए, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से कैटापुल्ट, जो गुड़तेल होता है, बच्चे बनाते हैं और मारते हैं सब, आम तोड़ते हैं सब, या चिड़िया उड़िया मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे लगा होता है इसमें रबड़, ऐसे खींच के ऐसे मार देते हैं। यहां भी जब वो खींचेगा तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आएगा इसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म्स थे। तो दो टाइप की एनर्जी हम लोग जान लिए, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम इज इक्वल टू क्या है? मास ऑफ बॉडी, और v इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म में है, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एक्सप्रेशन है P इज इक्वल टू एम जी एच, मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज द फोर्स कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी स्ट्रेच ए स्प्रिंग। ओके, तो ये दो फॉर्म्स हो गए। दोनों की यूनिट आप जान ही रहे हैं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप। तो पहले मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को डिफाइन कर लिया जाए। मोमेंटम, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, द इंस्टेंटेनियस फोर्स caused due to combined effect of mass and velocity is called momentum। देखिए, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी इंस्टेंटेनियस फोर्स है। यानी ये फोर्स का एक इफेक्ट समझ सकते हैं। जैसे एक ईंट का टुकड़ा है जिसकी मास है 1 kg मान लीजिए, और इसको 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया, या मान लीजिए किसी को मार दिया गया। तो ईंट चला के अगर कोई मार देगा किसी को, क्या होगा? चोट लग जाएगा, सर फट सकता है। 1 kg का है देखिए, और 1 मीटर पर सेकंड का इसमें स्पीड है। सपोज कीजिए दूसरा केस, कोई जो है बंदूक से, या हम कहें कोई पिस्टल से, ठीक है, गोली चला के किसी को मार दिया सर पे, और एक बुलेट का जो गोली निकलेगी उसकी मान लीजिए मास कितनी है? 1 ग्राम है, यानी 1/1000 kg। लेकिन हम जानते हैं कि अगर बंदूक से गोली चलेगी तो उसमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगा, है ना?
1 ग्राम का गोली मैं कह रहा हूं, 1 ग्राम का गोली, बहुत छोटा सा गोली होगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी है उसमें, मान लीजिए वेलोसिटी है उसमें 2000 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी करिए, 1/1000 इसका मास हो गया, इंटू वेलोसिटी कितनी है 2000, कितना इफेक्ट आएगा 2 यूनिट ऑफ मोमेंटम, जैसे 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखिए समझाने का मतलब ये था कि अब देखिए गोली से अगर चला के मार दिया जाए किसी को तो उसका सर फट जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, जबकि गोली का वजन जो है 1 ग्राम है और ईंट का वजन मैंने क्या माना 1 kg, 1000 गुना ज्यादा है। ठीक है, आप देखिए ईंट चला के कोई मार दे किसी को सर पर, चलो चोट लग जाएगा भाई, लेकिन डेथ नहीं होगा तुरंत। लेकिन एक गोली जो बहुत छोटा सा होगा, इतनी चौक जैसा होगा, उसमें क्या है आखिर, वो उसको अगर नॉर्मली हाथ से मारा जाए थोड़ी डेथ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना ज्यादा उसमें स्पीड है जिसकी वजह से मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर दे, जैसे ये देखिए ये कोई ब्रिक है जिसका मास है कितना 1 kg और वेलोसिटी मान लीजिए इसमें है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक जो है छोटा सा एक बुलेट है, गोली है बंदूक की, इसका मास जो है 10 ग्राम है और वेलोसिटी कितनी है, आप जान रहे हैं कि बंदूक से निकलेगा तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी, मान लीजिए 1000 है मीटर पर सेकेंड। तो आप जब इसका मोमेंटम निकालेंगे P = m × v, तो सीधे 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 kg मीटर पर सेकेंड आया। और इसका देखिए कितना आया, मास 10 ग्राम है तो 10/1000 kg, यानी 1/100 kg आ गया। तो P का वैल्यू होगा 1/100 इंटू 1000, यानी कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप समझिए 1 किलो का ब्रिक, 1 किलो का ईंट है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जाए इतना मोमेंटम होगा। और 10 ग्राम का गोली, सोचिए ये 1 kg मतलब कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, इससे 100 गुना ज्यादा भारी है ये। 10 ग्राम का गोली उतना ही इफेक्ट क्रिएट कर देगा क्योंकि उसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसलिए ये डिपेंड, जो फोर्स का इफेक्ट है वो इस बात पे केवल नहीं डिपेंड करता कि इसका मास कितना है ना, मास पे केवल डिपेंड करता, तब तो गोली से ज्यादा चोट किससे लगता है, ईंट से लगता है, क्योंकि ईंट का वजन ज्यादा होता है, गोली का वजन बहुत कम है, तो इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, तब तो ईंट का होता है, इसलिए क्योंकि केवल मास पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी फोर्स का इफेक्ट जानना है तो दोनों चीज को जानना होगा, एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी। और इसी इंस्टेंटेनियस इफेक्ट या इंस्टेंटेनियस फोर्स को हम लोग कहते हैं मोमेंटम, मींस मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को यार मोमेंटम में डाउट होता है, इसलिए मैंने इस चीज को क्लियर किया। अब देखिए मोमेंटम P = क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, पहला इक्वेशन है ये। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, के ई = होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर और इंटू मास अपॉन मास, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऊपर क्या हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इधर लिख दे रहा हूं मैं। अब क्या हुआ, इसको हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² अपॉन 2m।
या काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं ये पी स्क्वायर इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, या p इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इजी है। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? ओके, तो बहुत इजी है, आप एक बार इसको डिराइव करिएगा, खुद पे खुद हो जाएगा आपसे। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी जरूरी होता है, ये कौन सा टॉपिक है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड ही है। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है ये आप लोग जान रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉ है। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another। Energy can neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another। मतलब क्या हुआ इसका? एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको बाइक से एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पेट्रोल डाले जो है आप चले जाए। हाँ, पेट्रोल जब हम लोग डालते हैं, जब इंजन स्टार्ट होता है तो पेट्रोल में जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज होता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है? इसी तरह से एलईडी बल्ब घर में जल रहा होगा तो उसमें क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रहा है लाइट एनर्जी में। ठीक है? इलेक्ट्रिक प्रेस हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या कन्वर्जन हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है हीट एनर्जी में। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि जो भी डिवाइस है वो एनर्जी का कन्वर्टर है, इट इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंजन की बात करें या कोई एप्लियंसेस की बात करें, वो केवल एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलता है। ठीक है? वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और ना ही कोई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, एप्लियंसेस हैं, इंजन हैं, वो केवल एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? अच्छा, नाउ इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग एक वेरीफाई करते हैं। एक सिंपल सा केस लेके वेरीफाई करते हैं कि कोई भी बॉडी जब किसी हाइट से नीचे गिर रहा होता है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है? तो इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। थोड़ा जगह चाहिए होगा, इसलिए मिटा रहा हूं मैं ऊपर से। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम सपोज कर लेते हैं एक बॉडी, ठीक है, अर्थ से इसका हाइट मान लेते हैं, अर्थ के फ्री सरफेस से हाइट इसका हो जाएगा h, और ये पोजीशन A है। ठीक है?
और ये गिर करके ये फाइनली जो है जमीन पर आ जाएगा। ये पोजीशन सी होगा। और बीच में जो भी पोजीशन है उसको किसी एक पोजीशन को मान लेते हैं, सबका केस वही होगा, इसको मान लेते हैं बी। और ये पोजीशन मान लेते हैं हाइट, ऊपर से ट्रेवल किया नीचे की तरफ, x डिस्टेंस के बाद पोजीशन बी आ गया। तो C से B के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? देखिए टोटल डिस्टेंस h है, उसमें से x घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 3 पोजीशन हो गया। हम लोग वेरीफाई ये करेंगे कि बॉडी अपने तीनों पोजीशन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब क्या हुआ? हो सकता है बॉडी के पास कहीं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो, लेकिन टोटल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। कि बॉडी का जो टोटल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। भले उसमें से कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाए, कभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए होगा इसलिए मैं इसको इधर ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा h माइनस एक्स बी सी। ठीक है, चलिए तो हम तीनों पोजीशन को आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। पोजीशन ए, पोजीशन ए पर देखिए ऐसे, ये चौक है जैसे ऐसे रखे, तो ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। वेलोसिटी है नहीं, रुकी हुई है बॉडी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। पोजीशन ए में हम लोग लिखेंगे बॉडी इज एट रेस्ट, तो v का वैल्यू क्या हो गया? 0। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv² इक्वल टू हाफ मास इंटू 0² इज इक्वल टू 0। ठीक है, मास 0² 0 होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बॉडी का मास मैंने नहीं लिखा है, यहां लिख देता हूं, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू m। चलिए दूसरी बात, बॉडी इज एट हाइट h फ्रॉम सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस से हाइट h पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आप जान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट h। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया mgh प्लस 0। मतलब क्या आ गया? mgh। देखिए एट पोजीशन ए द काइनेटिक एनर्जी इज 0, potential energy is mgh, therefore total energy is potential energy plus kinetic energy, that is mgh plus 0 is equal to mgh। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पोजीशन ए पर यहां पर क्या मिला हमें? जगह चाहिए भाई, x है, मैं यही नोट कर दे रहा हूं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स। पोजीशन ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? mgh। ठीक है, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगी? mgh हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब पोजीशन बी पर चलते हैं। पोजीशन बी,
बॉडी इज इन मोशन, बॉडी गिर रही है, मोशन में होगी। जैसे ये चौक है, देखिए गिरा, तो गिर रहा है तो भाई बीच में कहीं भी जहां मैं इसको रोक रहा हूं फिर से, वहां इसके पास वेलोसिटी है ना कुछ। कैसे निकालेंगे उसकी वेलोसिटी को, तो देखिए ए से बी की तरफ मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए पर वो रुकी हुई थी। फाइनल वेलोसिटी क्या मान लिया जाए, v मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v। एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है ग्रेविटी की वजह से, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा g होगा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू, देखिए ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, x, तो x लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फ्रॉम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v का वैल्यू v ही रहेगा, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, या v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gx, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए 2gx, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2gx, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mgx, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, mgx। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए नीचे से हाइट देखा जाता है, नीचे से हाइट कितना है इसका, पॉइंट बी का h माइनस एक्स है, तो mg इंटू एच माइनस एक्स, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखिए आप खुद भी डिराइव करके निकालिएगा कि ए से बॉडी चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं पॉइंट बी पर उसका v है, बॉडी इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन विल बी g, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x हुआ। ये इक्वेशन लगा दी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इससे v स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gx, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ इंटू m इंटू 2gx, 2 और 2 कैंसिल हो गया, mgx इसका वैल्यू आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा mg, और हाइट कितना है, देखिए ये पूरा a तक हाइट h था, नीचे से ऊपर तक का हाइट h था, और ये डिस्टेंस x है, तो कितना बचा h माइनस एक्स, वही यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, चलिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी mgx है, प्लस ये कितना होगा mgh माइनस mgx, फिर से ये कट गया, टोटल एनर्जी कितना आ गया mgh आ गया। फिर से देखिए टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, mgh ही आया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी mgx है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh माइनस mgx, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो mgh माइनस mgx कट गया, बचेगा क्या mgh, अगेन यू हैव द टोटल एनर्जी वैल्यू विच इज इक्वल टू mgh। यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आया है mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh माइनस x, और टोटल एनर्जी आपका mgh ही आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं पोजीशन सी। पोजीशन सी में सीधे आप ए से सी का मोशन मानिए, ए से सी, तो u वही रहेगा, v वैसी रहेगा, g वही रहेगा, ये डिस्टेंस की जगह h हो जाएगा, और h होने की वजह से यहां भी आपका क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो आपका
देखिए सिंपल सा वही केस है, मैंने उसको रब नहीं किया। इनिशियल वेलोसिटी यहां से ए से सी तक का मोशन मानिए, यहां से यहां तक का इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब यहां से पूरा आप मान रहे हैं तो h हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh या v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh, ये और ये कट गया, क्या आया mgh। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर ये जमीन पर आ गया है तो हाइट 0 हो गया, तो mg इंटू 0 होगा मतलब 0 हो गया, यानी पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया mgh और पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए एक समरी कर देते हैं तीनों पॉइंट का, क्या क्या आया रिजल्ट, तो अभी आपने देखा ही है सब। पॉइंट ए पर आपको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखें पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी मिला आपको 0, पोटेंशियल एनर्जी मिला आपको mgh, और टोटल क्या हो गया, टोटल एनर्जी ET लिख देता हूं मैं, mgh आ गया। पॉइंट बी पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा mgx, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh माइनस x, फिर से टोटल एनर्जी कितना आएगा mgh आएगा। और पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी हो गया mgh और पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, फिर से टोटल एनर्जी कितना आया mgh। मतलब at every point the total energy is same, that is the total energy remains conserved। ठीक है, यानी during the motion of a body, or we can say when a body is falling from height h, at every point the total energy remains same, that is total sum of kinetic energy and potential energy is same, and the net result is conversion of kinetic energy into, conversion of potential energy into kinetic energy। धीरे धीरे बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 था और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgh हो गया। मतलब धीरे धीरे बॉडी में जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो चेंज हो रहा है किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh था, यहाँ क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो इन दिस वे वी कैन से व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है, और 3 स्टेप है, आप इसको करिएगा जैसे अभी मैंने स्टेप बताए, स्टेप्स को करके फिर आप वेरीफाई करिएगा इसको खुद से। ठीक है ना, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच। अब जो बचे हुए इसमें कुछ टॉपिक हैं, एक है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे फैन चलता है तो फैन का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन साथ साथ कुछ ये हीट के फॉर्म में एनर्जी आपका चेंज भी होते रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में भी चेंज होता है, तो वही एनर्जी डिसिपेशन है। तो 2 टॉपिक और हैं इसमें, एक है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच।